हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लॉकडाउन स्पेशल में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अब होता क्या है कि जैसे कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो निर्जीव हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है। इस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, बहुत से एलिमेंट्स हो सकते हैं। इन सभी से मिलकर के जीवों का निर्माण हुआ है। तो इन सभी से मिलकर के किसका निर्माण हुआ? जीवों का। और इन्हीं को हम लोग कह देते हैं बायोमोलिक्यूल्स, अर्थात हम लोग कह देते हैं निर्जीवों से सजीव। अब सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है? देखिए, एक कोई पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थर पड़ा हुआ है, उसमें भी ये सब एलिमेंट्स हो सकते हैं। हम लोगों में भी होते हैं, जीवों में भी यही एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है? जीव में और निर्जीव में अंतर क्या है? जीवों में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं। जीवों में मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती है, जिन्हें हम हिंदी में उपापचय अभिक्रिया कहते हैं। उपापचय अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा सा स्टार्टिंग थोड़ा सी लेंदी है, आपको समझना है। यहाँ पे उपापचय अभिक्रिया होती है। इसका मतलब क्या हो गया? ये अभिक्रिया होगी, ऊर्जा आएगी, हमारी वृद्धि होगी, विकास होगा। जबकि निर्जीवों में ऐसा नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में डेफिनेशन क्या बन गई? बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु, इसको हिंदी में कहते हैं जैव अणु। अब जैव अणु में जो डेफिनेशन बनी, निर्जीव से सजीव, निर्जीव से सजीव। और सजीवों में क्या होता है? वृद्धि होती है, विकास होती है। जबकि पत्थर जो है, अभी हमने लिखा था, या कोई ये बोर्ड है, 10 साल बाद भी देखोगे तो इसका आकार और आयतन सब कुछ निश्चित है। लेकिन जबकि सजीव है, सजीव में क्या हुआ कि विकास हुआ। तो यहाँ पर क्या है कि जैव अणु है। अब जैव अणु में वृद्धि एवं विकास करने में ये सहायक होते हैं। किसके? जीवन की। तो जीवन की वृद्धि एवं विकास के लिए मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगा। विकास के लिए जिन जटिल कार्बनिक यौगिकों का, या जिन जटिल कार्बनिक यौगिकों की आवश्यकता होती है, उन्हें जैव अणु कहते हैं। देखिए क्या कहा? जटिल कार्बनिक यौगिक। अब जटिल कार्बनिक यौगिक का जैसे मैं एग्जाम्पल बतला दूं, जैसे आपने देखा जैव अणु के जो उदाहरण हैं, जैव अणु के उदाहरण थोड़ा सा डिटेल समझाते हैं। आज का जो इंट्रो है इसका जैव अणु का, वो थोड़ा सा डिटेल है, समझाना काफ़ी पड़ेगा। तो जैव अणु के एग्जाम्पल ले लें। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, जिन्हें विटामिन्स भी कह देते हैं, विटामिन्स, हार्मोन्स, लिपिड वगैरह, ऐसे बहुत से नाम है। मेरे यहाँ 2 3 4 लिख दिए। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा भी हो सकती थी, विटामिन्स हो गया, हार्मोन्स हो गए। तो ये सभी के सभी क्या चीज़ हैं? जैव अणु हैं। इन सब की हमें बहुत ज़रूरत होती है। अब है क्या? हमें अभी पीछे स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा कि जीवन की वृद्धि एवं विकास के लिए जिन जटिल कार्बनिक यौगिकों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम जैव अणु कहते हैं। अब जैव अणु में क्या होता है? जैव अणु में होता है ऊर्जा। और ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा जो होती है वो हमें सेल से प्राप्त होती है। यानी जो खाद्य पदार्थ हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं, उनका ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण होने के पश्चात हमें कुछ ऊर्जा मिलती है। और उस ऊर्जा को
हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो वनस्पतियाँ होती हैं उसमें तो ये स्टार्च के रूप में संघनित रहती है, वनस्पतियों में जो ऊर्जा का संचय है वो स्टार्च के रूप में रहता है, और जो जंतु है उसमें ऊर्जा का संचय ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। तो हम लोग सेल्स की बात करते हैं, ये थोड़ा सा सेल्स को समझते हैं। सेल, कोशिका, आप लोगों ने पढ़ा है, यहाँ जनरली ले रहे हैं, टॉपिक ही ऐसा है, इसकी भूमिका बनाने के लिए हमें इसको समझना अति आवश्यक है। तो जैसे हमने कोशिका की बात की, देखिए मैं बनाता हूँ, बहुत थोड़ा सा स्पीड से बना देते हैं। अगर हम लोग इसको देखें तो इसके मध्य में एक सेल होती है। अब सेल में क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स है, ये न्यूक्लियाई है, और ये पूरा न्यूक्लियस है। देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, ये सेल वॉल है, मेड ऑफ सेल्यूलोज, मेड ऑफ सेल्यूलोज। और यहां पर आप देखेंगे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आप देख रहे हो क्रोमोसोम्स हैं, या न्यूक्लियोटाइड्स भी कह सकते हैं इनको, न्यूक्लियोटाइड्स भी कह देते हैं। और ये डॉटेड डॉटेड न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस। तो यहां पर इसके बाहर की तरफ जब आप देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बना रहा हूं बच्चों, और इंटरेस्टिंग है, ये अपने कोर्स में अब नहीं रहा है, लेकिन समझने के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता सेल्स के बारे में जाने बगैर। तो ये क्या चीज़ है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ समझ लें रेटिकुलम है। यहां पर आप देखेंगे एक मैं रेड कलर का बना देता हूं, ये ऐसे बना दिया हमने, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम लोग पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं, पावर हाउस, पावर हाउस। तो ये जनरल बात कर दी, और फिर तो और तो बहुत से नाम है, गॉल्जी बॉडी है, गॉल्जी बॉडी नीचे बना दे रहे हैं, वैसे तो यहाँ बना देते हम लोग, ये गॉल्जी बॉडी है, गॉल्जी बॉडी है। अब बच्चों यहाँ पे गौर से देखिए आप, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में ये गॉल्जी बॉडी हो गई, और ये इसमें कह सकते हो कि कोशिका द्रव्य वगैरह भरा हुआ है, इसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया कह दिया, जिसे हम पावर हाउस या विद्युत गृह के नाम से जानते हैं। ये सेल वाल है, सॉरी, मेड ऑफ सेलुलोज है। अब ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सभी बातें हैं। अब हमने कहा कि यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर आप देखेंगे ये तो क्रोमोसोम्स के बारे में बात करती है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो जीवन के लिए उत्तरदायी हैं, एक कैरेक्टर को दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए उत्तरदायी है। अब यहाँ पर जो मेन बात आई है माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रत्येक सेल है। अब सेल क्या चीज़ है, चलो मैं एक बहुत शॉर्ट में बतला देता हूँ आपको, कि जो अपना शरीर है, ये शरीर है, शरीर के ये सभी अंग हैं, ये सभी अंग हैं। अब अंग किससे मिलकर के बना है, ऊतकों से, और ऊतक किससे मिलकर के बना हुआ है, सेल से। उसी सेल की बात कर रहे हैं। और प्रत्येक सेल के अंदर क्या चीज़ है, एक न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होकर के एनर्जी मिलती है, एनर्जी के द्वारा वृद्धि और विकास होता है। यही बात हम यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले लेते हैं कि किस तरीके से ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। अभी हमने कहा जीवों में उपापचय, मेटाबॉलिज्म, अभिक्रियाएं होती रहती है। अब ये मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस है क्या, पहले मैं शॉर्ट में बतलाता हूँ, जितना अपने कोर्स में है कोशिश करता हूँ उतना बतलाने की।
तो यहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस में है क्या कि ये रिएक्शंस पहले हम दो प्रकार से समझ लें। एक का नाम है उपचय और दूसरे का नाम है अपचय। तो उपचय अभिक्रियाएं और दूसरे का नाम है अपचय अभिक्रियाएं। उपचय अभिक्रियाएं यानी एनाबॉलिज्म, और इसको क्या कह देते हैं, कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म जो अभिक्रियाएं हैं ये रचनात्मक हैं, ये रचनात्मक अभिक्रियाएं हैं और ये अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, विघटनकारी होती हैं। कैसी होती हैं ये, विघटनकारी होती हैं। अब रचनात्मक अभिक्रियाएं क्या है, जो अपना शरीर के अंदर कोई टिश्यू वस्ट हो गया है, टिश्यू बनना है, वृद्धि हो रही है, विकास हो रही है, मरम्मत हो रही है, ये सभी काम इसमें होंगे। वृद्धि एवं विकास के जितने भी काम हैं वो किसके अंतर्गत होंगे, उपचय अभिक्रिया के अंतर्गत होंगे। वृद्धि एवं विकास का कार्य होगा। और जब विकास का कार्य होगा तो क्या होगा, ऊर्जा का व्यय होगा, ऊर्जा खर्च होगी, ऊर्जा का व्यय होगा। मैं लिख देता हूं, याद रखना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये, चूंकि अभी बायोमोलिक्यूल्स की भूमिका ही चलेगी आज पूरे इस पीरियड में, तो यहाँ पर क्या है, बायोमोलिक्यूल्स में जीवों का जो अभिक्रिया हो रही है, उपापचय अभिक्रिया हो रही है, ये कैसी प्रकार की हो गई, कितने प्रकार की हो गई। एक तो हो गई उपचय और दूसरी हो गई अपचय। एक तो हो गई रचनात्मक, दूसरी हो गई विघटनकारी। विघटनकारी में क्या है, आपने भोजन लिया जिसे हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। अब खाद्य पदार्थ का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अब ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन के बाद में क्या बना, ऊर्जा बनी। उस ऊर्जा का कुछ संचय तो हो जाएगा एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में हो जाता है, जो दूसरे कार्य में प्रयोग की जाती है। और जो ऊर्जा प्रयुक्त हुई है जिस कार्य में हम लोग ले रहे हैं उसके लिए, तो जो एटीपी के रूप में संचित हुई है उसे हम किसी दूसरे कार्य के लिए प्रयोग कर लेते हैं। और ये जो ऊर्जा है, आपका जो भी खाद्य पदार्थ है, एनर्जी है, हम लोग हाथ पैर चला रहे हैं, विकास हो रहा है, इन सभी काम में आ जाती है। तो ये आपने देखा कि ये रिएक्शंस होती रहती है। फिर से आप समझिए कि जीवों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और ख़ासतौर से विटामिन्स, हार्मोन्स, ये सभी उपलब्ध हैं और ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, जैव अणु कहलाते हैं, या इंग्लिश में हम लोग इसको बायोमोलिक्यूल्स कहला देते हैं। अब इन बायोमोलिक्यूल्स और शरीर के अंदर होता क्या रहता है, ये रिएक्शंस होती रहती हैं जिसे हम मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस कहते हैं। एक तो निर्माण करता है और एक तोड़ता है। किसको तोड़ता है, जो खाद्य पदार्थ है उनका ऑक्सीडेशन करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इसमें तो क्या हो गया, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और इसमें ऊर्जा व्यय हो रही है। तो दोनों बात हो गई, एक उत्पन्न हो रही है और एक व्यय हो रही है। इसका मतलब दोनों अभिक्रियाएं कैसी होंगी, दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। कैसे चलती हैं, साथ साथ चलती हैं। तो बात क्लियर हो गई होगी अब बिल्कुल से। तो ये सेल हो गया, सेल के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है ऑक्सीकरण, ऊर्जा बन रही है, ऊर्जा हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए काम में आती है। तो अब ये जो ऊर्जा चक्र बन गया, ऊर्जा चक्र है क्या, मैं यहाँ पर हमारे में बहुत शॉर्ट में है। वैसे तो क्रेब्स साइकिल के नाम से हम लोग जानते हैं, और क्रेब्स साइकिल के नाम से, चूंकि क्रेब वैज्ञानिक का नाम था उसी के आधार पर है, वो बायोलॉजी का टॉपिक है। हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक लेंगे कि ऊर्जा चक्र है क्या। ऊर्जा चक्र के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, शॉर्ट में है हमारे में। तो देखिए, हमने आपको ले लिया ग्लूकोज ले लिया। अब ये जो ऊर्जा चक्र है, ऊर्जा प्राप्त कैसे होती है, वायवी और अवायवी दोनों प्रकार के ऑक्सीकरण होते हैं, दोनों प्रकार के ऑक्सीकरण होते हैं, इसके द्वारा होता है। अब ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज का आपने ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया करा दी, ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया करा दी, अब हुआ क्या, अब ये ऑक्सीकरण हुआ। देखिए, ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण होने के पश्चात क्या होगा, ये कुछ एटीपी मॉलिक्यूल्स भी साथ में बचते हैं जो दूसरे प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए
दूसरे कार्य में आवश्यक ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अर्थात ये एटीपी के रूप में संचित हो गए और जो दूसरे काम के लिए जब जरूरत पड़ेगी तो उसमें काम में आएगा। तो ये ग्लूकोज और ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया के द्वारा हम लोगों ने क्या बना दिया, 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के बनाए। अब पायरुवेट के क्या हुआ, पायरुवेट के बने, अब इसका क्या हुआ, अवायवीय ऑक्सीकरण हुआ। अवायवीय ऑक्सीकरण हुआ। शॉर्ट में ही है भाई, आपको इतना ही याद करना, अपने में जितना कोर्स है उतना ही करना, नहीं तो बहुत लेंदी है ये। अवायवीय ऑक्सीकरण हुआ। अवायवीय ऑक्सीकरण होने के पश्चात यहां पर बना 2 एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या हो गया, एथेनॉल में किण्वन हो गया, या एल्कोहलिक किण्वन कह सकते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गया। अब यहां पर क्या बना, लैक्टेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बने। इसका मतलब क्या हो गया, लैक्टेट किण्वन, लैक्टेट किण्वन हो जाता है। अब देखिए अगर वायवीय हो जाए, अब वायवीय होगा, देखिए जगह नहीं बची है, मैं कोशिश करता हूं यहां बतला दूं। अब वायवीय ऑक्सीकरण हो गया। वायवीय ऑक्सीकरण करेंगे तो वायवीय ऑक्सीकरण करने के लिए क्या होगा, हमें लेना पड़ेगा, देखिए मैं ऐसे लिख देता हूं, एसिटिल कोएंजाइम ए, और ये बदल जाएगा टीसीए चक्र में, टीसीए चक्र में, टीसीए में, यानी यहां पर जो बनके प्राप्त होगा टीसीए चक्र के द्वारा, मैं यहां पे जितना है उतना ही बतला रहा हूं, और 4H2O में ये बन करके तैयार हो जाता है। तो बच्चों आपको सिर्फ इतना याद करना, बाय द वे पेपर में आपसे पूछ दिया जाए ऊर्जा चक्र, तो केमिस्ट्री में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, ग्लूकोज लिखना, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस करना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा 2 पायरुवेट बने, अवायवीय ऑक्सीकरण हुआ, तो ये आपका 2 एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एल्कोहलिक किण्वन हो गया, और यहाँ पे लैक्टेट के 2 अणु बने, यहाँ पे लैक्टेट किण्वन हो गया। अगर हम लोग इसको वायवीय ऑक्सीकरण करें एसिटिल कोएंजाइम की प्रेजेंस में, तो ये टीसीए बनता है, 4 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस 4H2O हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं क्या होता है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस के द्वारा आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से क्या रिएक्शंस होती है, आपने पढ़ा भी होगा, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बतला दूं। फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया क्या है, ये जो प्लांट होते हैं, अब प्लांट में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट लेते हैं, जल से, जल कहाँ से आ रहा है, पृथ्वी से आ रहा है, पृथ्वी में यानी जड़ों के द्वारा, और पेड़ पौधों के अंदर होता है जाइलम और फ्लोइंग ऊतक्स, और उनके द्वारा ये ऊपर पहुँचता है, और जैसे ही सनलाइट निकलती है ये फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया करते हैं, और फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया करके द्वारा ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट ही एक एनर्जी का स्रोत होता है। चलिए मैं इतनी बात यहाँ पर लिख के बतलाता हूँ। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया, वायुमंडल से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड किसने लिया, पेड़ पौधों ने। जल कहाँ से लिया, चलिए 6 मॉलिक्यूल्स ले लिए, यहाँ पे 6 ले लिए, और जल कहाँ से ले लिया भाई, जल ले लिया इन्होंने पृथ्वी से, किससे ले लिया, पृथ्वी से। अब फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया हुई, जिसे हम लोग क्या कहते थे, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण अभिक्रिया, ये किसकी उपस्थिति में होती है, H, प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो ये तुरंत ही क्या बना देगा, C6H12O6 यानी ग्लूकोज बना देगा, ग्लूकोज बना देगा, और साथ में क्या निकाल देगा, ऑक्सीजन निकाल देगा, जो ऑक्सीजन हम लोगों के काम में आती है। अब होता क्या है, अब हम लोग जब भोजन करते हैं, भोजन क्यों करते हैं, ऊर्जा के लिए करते हैं, क्या हमें एनर्जी मिलेगी, खाएंगे तो भोजन। अब ये हम लोगों ने ले लिया, मान लीजिए ग्लूकोज ले लिया, और सांस श्वसन क्रिया कर रहे हैं, श्वसन क्रिया के द्वारा क्या जा रहा है, ऑक्सीजन। तो रिएक्शन लगभग ऐसी बनती है, C6H12O6 + 6 क्या बना, देखिए यहाँ पर
देखिए जो रिएक्शंस यहां हो रही थी वही रिएक्शन को आप उल्टा करके लिख दो, आपकी कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे बन गया 6CO2 प्लस 6H2O। तो ये क्या हो गया कि किस तरीके से आपने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया। तो हम लोग देखते हैं कि ग्लूकोज और ग्लूकोज का जब हम लोग ऑक्सीकरण कर देते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और इस सब में बदल जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। हम लोगों ने कहा अभी कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हार्मोन्स, विटामिन एटसेट्रा इसके एग्जाम्पल्स हैं बायोमोलिक्यूल्स के। तो जैव अणु में जो पहला एग्जाम्पल्स है वो हम लोग ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अब इतनी भूमिका बनाने के बाद में अब जाकर के ये कार्बोहाइड्रेट आया। तो मैं यहां पर जैसा नाम है वैसे ही इसका यानी सूत्र के द्वारा हम लोग दिखला सकते हैं। इसको हम लोग देखना है, थोड़ा सा इंग्लिश में बतलाते हैं आपको। हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन यानी कार्बन और H2O, हाइड्रेट्स का मतलब है H2O और ये कार्बन से मिलकर के बना हुआ कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट। देखिए एग्जाम्पल में बतलाता हूं, इसका एक सूत्र है। सूत्र क्या बनना, CxH2O। अब यहां पर लगा दिया Y। अब एक आप कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज की बात कर लें, इस फॉर्मूले के अनुसार क्या होगा, C6H2O, ये भी 6 रख दिया, Y की जगह 6 रख दिया, X की जगह 6 रख दिया। अब देखिए बन गया क्या, C6H12O6 ग्लूकोज बन गया। अर्थात ये इस सूत्र को सही बतला रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा ये तो ठीक है, रेमनोज का बतलाओ। रेमनोज ये भी कार्बोहाइड्रेट है, रेमनोज में उन्होंने रख दिया C6H12O5। बोले अब रख के दिखलाओ इस सूत्र में। तो ये सूत्र यहां पर फेल हो गया। कौन सूत्र, बोले साहब ये डेफिनेशन नहीं बनेगी कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या बनी कि जो इस सूत्र का पालन करते हो वो सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट हो। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन्स के आते हैं जो इसको सूत्र को फॉलो नहीं करते। मैंने यहां पर आपको रेमनोज का बतलाया जो इस सूत्र का पालन नहीं करता है। तो क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन बनाई वैज्ञानिकों ने कहा पॉलीहाइड्रोक्सी। मैं पहले थोड़ा सा 2 शब्द लिख देता हूं, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। बिल्कुल से टेंशन नहीं लेना, पॉली का मतलब बहुत से, हाइड्रोक्सी का मतलब जिसमें OH ग्रुप हो, बहुत से OH समूह युक्त कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल का मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स जिसे हम कार्बोनिल कंपाउंड कह देते हैं। जो प्रकाशिक समावयवी हो, जो प्रकाशिक समावयवी हो वे सभी कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। वे सभी कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो डेफिनेशन क्या बन गई कार्बोहाइड्रेट की कि वो जिसमें OH समूह युक्त हो बहुत से, पॉली का मतलब बहुत से। तो ये डेफिनेशन है, इसको याद कर लेना, यहां पर ये बात बन करके तैयार हो गई है। तो नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम लोग बात करें यहां पर कि कार्बोहाइड्रेट CxH2O का पालन नहीं कर रहा था और ये डेफिनेशन इसकी बन करके तैयार हो गई, इसे हमने कह दिया कार्बोहाइड्रेट। अब इस कार्बोहाइड्रेट में कल का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के बारे में कल हम लोग
डिटेल में पढ़ेंगे कि ये C6H12O6 है, इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, इसमें रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे।